आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर पीएम सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग की सदारत भी करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में बर्फानी तोदे में फंसे 55 में से 51 मजदूरों को बाहिफाजत निकाला गया। 4 मजदूरों की मौत की तस्दीक। जोशीमठ और बद्रीनाथ में मजदूरों का इलाज जारी। टीम लापता मजदूरों की तलाश के लिए जंगी सतह पर कर रही है काम। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में रमजानुल मुबारक का आगाज। रमजान के मुक़द्दस महीने के आगाज के साथ आज है पहला रोजा। बरतानिया पहुंचे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की आज यूरोपीय ममालिक के सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। बरतानिया के साथ $2.84 बिलियन कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत। भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरी बार आमने सामने होंगे। आज की फातेह टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 रोजा दौरे पर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ मंदिर जाएंगे। इस दौरान वजीर आजम पहले ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में खास पूजा करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में काफी जोशो खरोश है। यहां पहुंचने वाले अकीदतमंदों का कहना है कि मंदिर में दर्शन के बहुत अच्छे इंतजाम हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। वजीर दाखिला नई तामीर शुदा श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह सेठ जी सी हाई स्कूल में विद्या भवन और कल्चरल भवन का भी इफ्तिताह करेंगे और वहां मौजूद लोगों से खिताब करेंगे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ केरल और हैदराबाद के 1 रोजा दौरे पर होंगे। सबसे पहले नायब सदर जमहूरिया तिरुवनंतपुरम में भारतीय विचार केंद्रम के ज़ेर एहतमाम चौथा पी परमेश्वरन मेमोरियल लेक्चर देंगे। इसके बाद नायब सदर जमहूरिया हैदराबाद जाएंगे। नायब सदर जमहूरिया IIT हैदराबाद के शोबा अमला और तलबा से बातचीत करेंगे। और उत्तराखंड के चमोली में बर्फानी तोदे में फंसे 55 मजदूरों में से 51 को बचा लिया गया है। इनमें से 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। बर्फानी तोदे से बचाए गए लोगों में से 23 जोशीमठ के अस्पताल में जेर इलाज हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ में 24 मजदूरों का इलाज चल रहा है। साथ ही BRO के बाकी 4 कारकुनों की तलाश जंगी सतह पर जारी है। दरहकीकत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी हुई थी और सड़कों पर काफ़ी बर्फ जमा हो गई थी। BRO कारकुनान इस बर्फ को हटाने का काम कर रहे थे कि अचानक बर्फानी तोदा गिर गया, जिसकी वजह से मौके पर मौजूद तकरीबन 55 कारकुन इसके नीचे दब गए। ये वाक़या जुमे की सुबह तकरीबन 5:30 बजे चमोली के माना बाईपास हाईवे पर पेश आया। बर्फानी तोदे गिरने की इत्तला मिलते ही इंतजामिया ने जंगी बुनियादों पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में फ़िज़ाइया से मदद ली जा रही है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ऑफिस से भी इसकी निगरानी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने का आगाज़ हो गया है। आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है। वैसे तो सऊदी अरब, कतर, ओमान और दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में भी शनिचर को रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा कल रखा गया, जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, जापान और फिलिपाइन वगैरह में आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस माह में अपनी दुआओं और इबादत से इंसान अपने रब के क़ुर्बत हासिल करता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम नेमत है। इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से अनवार व बरक़ात का सैलाब आता है और इसकी रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। अल्लाह ताला ने ये मुबारक महीना इसलिए अता फरमाया कि 11 महीने इंसान दुनिया के धंधों में मुनहमिक रहता है, जिसकी वजह से दिलों में गफलत पैदा हो जाती है, रूहानियत और अल्लाह ताला के क़ुर्ब में कमी वाक़ई हो जाती है। तो रमज़ानुल मुबारक में आदमी अल्लाह की इबादत करके इस कमी को दूर कर सकता है, दिलों की गफलत और जंग को ख़त्म कर सकता है, ताकि अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करके ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाए।
रोज़े की रियाज़त का ख़ास मकसद है कि इसके ज़रिए इंसान की हैवानियत को अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी और ईमानी और रूहानी तकाज़ों की ताबदारी और फर्मा बरदारी का खूगर बनाया जाए और अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में नफ्स की ख्वाहिशात को दबाने की आदत डाली जाए। रमज़ानुल मुबारक की वजह से बाज़ारों में रौनक छाई हुई है। लोग बड़ी तादाद में बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। ख़ासतौर पर अफ्तार और सहरी के लिए दरकार अशिया जैसे खजूर, फल, खुश्क मेवाजात, सिवैयाँ, शरबत, दूध की मसनूआत और मसालों की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। ईद के लिए कपड़ों, जूतों और जेवरात की दुकानों पर लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने नई दिल्ली में फ्लावर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए दिल्ली को बहुत ही खूबसूरत शहर बनाने पर भी जोर दिया। पेश है हमारे नामानिगार गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल यानी एनडीएमसी मौसम बहार की आमद के सिलसिले के तहत पहले ही ट्यूलिप फेस्टिवल और पार्क में मौसीकी समेत मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम मुनक़िद कर चुकी है और अब बारी फ्लावर फेस्टिवल की है। जी हाँ, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने हफ्ते को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 2 रोज़ा फूलों के मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एनडीएमसी के चेयरमैन केशव चंद्र, सेक्रेटरी तारिक थॉमस और एनडीएमसी के रुकन अनिल वाल्मीकि भी मौजूद थे। इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पिछले 2.5 बरसों में दिल्ली में हैरत अंगेज तब्दीलियां आई हैं और सड़कों पर हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। दिल्ली को फूलों का शहर बनाने के हमारे ख्वाब में हम सब ने बहुत ताउन किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए उन्होंने दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाने पर भी जोर दिया। 2.5 सालों के अंदर जो बदलाव आए हैं वो अद्भुत हैं। जगह जगह पर आपको सड़कों पे फूल दिखाई पड़ते हैं, राउंड अबाउट्स में फूल दिखाई पड़ते हैं, गार्डन्स में फूल दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली के अंदर एक जैसे बदलाव आ रहा है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में जो एक सपना देखा गया था कि दिल्ली को फूलों का शहर बनाया जाए, उसमें हम सफल होंगे। अभी आपने शायद कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली को हमें बहुत ही खूबसूरत शहर बनाना है। फ्लावर फेस्टिवल में 36 अक़साम के फूल शामिल किए गए हैं, जिन्हें 10,000 से ज़ायद गमलों में देखा जा सकता है। यहाँ फूलों से बनाए गए जानवरों और परिंदों की तस्वीर, छोटे बागात और फ़न्नी महारत का मुजाहरा भी फ्लावर फेस्टिवल की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। फूलों की नुमाइश और सजावट के लिए फ्लावर फेस्टिवल को 18 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें मुख्तलिफ मौसमों के फूल, डहलिया, पेटूनिया, पैंसी, साल्विया, मैरीगोल्ड वगैरह के फूलों वाले गमले और ट्रे गार्डन, बड़े साइज़ की लटकती हुई टोकरियाँ ख़ास तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। इसके अलावा फूलों से तैयार ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आओ पेड़ लगाएं हम जैसे पैगामात को भी बखूबी आम किया जा रहा है। एनडीएमसी द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल में यहाँ 10,000 से ज़्यादा गमलों में 36 प्रजातियों के फूलों को देखा जा सकता है। अगर आप भी इस फ्लावर शो में आने का मन बना रहे हैं तो जरूर चले आइए, क्योंकि यहाँ आपको विशालकाय आकृतियों में जानवरों की आकृति देखने को मिलेंगी जो फूलों से तैयार की गई हैं, तो वहीं फूलों के माध्यम से बहुत सुंदर संदेश भी देने के प्रयास किए गए हैं। कैमरामैन प्रमोद देही के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और एक बार फिर दुनिया भारत को देखकर हैरान रह गई है कि भारत की 5 खवातीन ने अपनी कार चलाते हुए जुनूब मशरक़ी एशिया से न्यूजीलैंड तक का सफ़र तय किया करेंगी। डीडी न्यूज़ की नुमाइंदा डॉक्टर सुरेश शर्मा की ये रिपोर्ट देखें। वुमेन ऑन हेल्थ नामी तंजीम के जरिए 5 बहादुर और हौसलामंद खवातीन ने दिल्ली सेक्रेटरीट से अपने तारीखी सफर का आगाज किया। प्रोग्राम का आगाज शमा रोशन करके किया गया। इस मुहिम में माधुरी सहस्त्रबुद्धि और 4 दीगर खवातीन भारत से जुनूब मशरक़ी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक खुद कार चलाकर अपना सफर मुकम्मल करेंगी। मदर्स ऑन व्हील्स आउट टू हील द वर्ल्ड, इस टाइटल के अंदर में हम लोग 5 माताएं यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यात्रा करने के लिए खुद गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर हम बाय
फ्लाइट जाते हैं, विमान से जाते हैं, तो वो कनेक्ट बन नहीं पाता है। तो इसीलिए हम बाय रोड जाते हैं ताकि लोगों के साथ कनेक्ट बना रहे और हम लोग वहाँ की कल्चर ठीक तरीके से सोच समझ पाए। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने इस सफर के फ्लैग ऑफ समारोह में 5 खवातीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। की पृष्ठभूमि में ये देखा कि जो हमारी माँ होती हैं वो सदैव अपने बारे में तो कभी सोचती ही नहीं है। वो जिंदगी भर अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना पति केवल उनकी देखरेख में जीवन गुजार देती। वो भारत की माँ जब यहाँ से निकल के पूरे विश्व में जाएगी तो सच कहा सोनल जी ने कि वो जो अंकुरित बीज वो दुनिया की धरती में डाल के आएगी, तो जो सबसे प्यारा संबंध, जो सबसे प्यारा भाव दुनिया का है, मैं तो कहती हूँ माँ एक एहसास है। ये मुहिम न सिर्फ खवातीन को बाइख्तियार बनाने की अलामत है, बल्कि ये दुनिया को दिखाने का एक मौका भी है कि खवातीन किसी भी चैलेंज को कबूल करके अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर सकती हैं। खवातीन के सफर की इस अनोखी पहल से मुआशरे में खवातीन के किरदार को मजीद तक़वियत मिलेगी। डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। आजकल ज़राअत के शोबे में फूड प्रोसेसिंग से अच्छी आमदनी हासिल की जा सकती है। यही वजह है कि मुख्तलिफ ज़राई साइंस मराकिज़ में ख़वातीन को मुख्तलिफ फलों और सब्जियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में मालूमात और हुनर सिखाए जा रहे हैं। तरबियत के दौरान मुरब्बा, अचार और दीगर मसनूआत बनाने के बारे में भी मालूमात फ़राहम की जाती है। ये सब जानने के लिए DD के नुमाइंदे शमीम अख्तर ने डॉक्टर सरिता जोशी, होम साइंटिस्ट, कृष्ण विज्ञान केंद्र गाज़ियाबाद से बातचीत की। केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत है। बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आई है केंद्र सरकार। स्वरोजगार कैसे प्राप्त करें, उनके लिए क्या क्या प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं, हमें बता रही हैं डॉक्टर सरिता जोशी, जो एक होम साइंटिस्ट हैं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र गाज़ियाबाद में कार्यरत हूँ और मुख्य तौर पर जो हमारे कृषक परिवार हैं, उनकी महिलाएं हैं, जो युवतियाँ हैं, रूरल यूथ जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए मैं प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है और जिससे वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। कुछ लघु उद्यम जैसे फल सब्जी परिरक्षण है, जिसे हम मूल्य संवर्धन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम समय समय पर प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं, जिससे वो अपने जो भी सीज़न में आवश्यकता से अधिक फल सब्जी उत्पन्न होते हैं, उसे ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसका जैम, जेली, मुरब्बा, चटनी, अचार इत्यादि बना सकते हैं और उनको परिरक्षित करके लंबे समय तक रख सकते हैं। इस तरीके के प्रशिक्षण हम उनको कराते हैं, जिससे कि वो इसको सीखकर ये स्किल और कौशल प्राप्त करके अपना लघु उद्योग स्थापित कर सकती हैं। साथ ही हम पोषण की आधारित भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे कुपोषण जैसी समस्याओं से भी निजात पाया जा सके। तो सरकार इसके लिए क्या क्या मतलब योगदान दे रही है? और सरकार का मेन योगदान ये है, जैसे हम लोग वैज्ञानिक लोग हैं तो हम लोग प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इनपुट हमारे को सरकार से ही प्राप्त होता है। कृषक महिलाओं को कुछ नहीं लाना होता है, सिर्फ उनको वहाँ पे आना होता है। वहाँ हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, वहीं से सामग्री प्राप्त होती है और इस तरीके से सरकार सहयोग प्रदान कर रही है। महिलाओं को इससे कितना लाभ हो रहा है? अभी महिलाओं को इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त हो रही है, सफलता की कहानियाँ बनी हुई हैं। महिलाएं हमारे गांव की आगे बढ़ चढ़कर अपना उद्यम स्थापित कर रही हैं और अपने परिवार में आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री का भी तो इस पर जोर रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को आगे बढ़ाने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो ही एक मतलब ये कहिए हम लोग तो करवाते हैं एक मोटिवेशन। वो जब उनकी मीटिंग होती है, हमारे यहाँ से जो महिलाएं हैं उनसे मिली थी जब दिल्ली में भी आयोजन हुआ था, और बहुत ही मोटिवेट होके आई थी और आके कहती हैं कि मैडम और कराइए, इससे आधारित प्रशिक्षण प्रदान करिए। तो हम उनको आवश्यकता आधारित जो भी उद्यम स्थापित करने में प्रशिक्षण होते हैं तो उनका आयोजन करते हैं। तो मोदी जी का तो सर्वोपरि है, वो नहीं होते तो इतना मोटिवेशन हमें भी नहीं मिलता है और महिलाएं भी उसी मोटिवेशन से आगे कार्य कर रही हैं। कैमरामैन सुनील राणा के साथ मैं शमीम अख्तर, DD न्यूज़ गाज़ियाबाद। नाज़रीन, आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं दिल से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। ये सुर्खी जो आप देख रहे हैं, देही शोबे की तरक्की, विकसित भारत के लिए कोशिशों का पहला सुतून। जी, हम बता दें आपको कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम में ये बात कही और कहा कि हम सब मिलकर एक ऐसे हिंदुस्तान की तामीर में मसरूफ़ हैं जहां किसान खुशहाल हों, मजबूत हों, और हमारा मकसद है कि कोई भी किसान पीछे ना छूटे। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आसानी के लिए हज़ारों पुराने क़वानीन और ज़वाबित को ख़त्म कर दिया गया है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में रहने और कारोबार करने में आसानी के लिए हज़ारों उसूल व जो ज़वाबित हैं उन्हें जब ख़त्म कर दिया गया तो कुछ नए ज़वाबित भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी फ़राहम हो। साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि तीसरी जो उनकी हुकूमत है, ये पहला मुकम्मल बजट हुकूमत की पॉलिसियों के इस्तेहकाम और विकसित भारत के ख्वाब की तौसी करता है। हुकूमत की तरफ से मुनक़िदा ज़राअत और देही खुशहाली पर एक पोस्ट बजट वेबिनार से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने ये सब बातें कहीं कि विकसित भारत के लिए जो सुतून है, जो पहली कोशिश का सुतून है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब मिलकर एक साथ चलें और विकसित भारत को बढ़ावा दें। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। मुल्क के पासपोर्ट क़वानीन में तब्दीली का ज़ाब्ता नाफिज किया गया है। जी हाँ, अक्टूबर 2023 के बाद पैदा होने वालों के लिए पासपोर्ट बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी हो गया है और दीगर के लिए दूसरे सबूतों से भी काम हो जाएगा। आपको बता दें नाजरीन के पासपोर्ट रूल्स 1980 में तरमीम कर दी गई है काफ़ी हद तक, और मुल्क में पासपोर्ट से मुताल्लिक़ जो नया ज़ाब्ता बनाया गया है उसकी वजह से 1 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा होने वाले तमाम लोगों को अब पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देते वक्त पैदाइश का सर्टिफिकेट फ़राहम करना ही होगा। और नए क़वानीन के तहत 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा होने वाले दरख्वास्त दहिंदगान के लिए पैदाइश का सर्टिफिकेट, तारीख़ पैदाइश का वाहिद सही सबूत तस्वुर किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और नॉर्म्स बनाए गए हैं, कुछ और रूल्स बनाए गए हैं। अगर आप इस बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी, दिल्ली वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत ये खुशखबरी है। जी हाँ, दिल्ली को सजाया जा रहा है और पोल्यूशन से दिल्ली को पाक किया जा रहा है, और इसी के मद्देनज़र 10,000 गमलों में लगे फ्लावर शो से सेंट्रल पार्क भी जगमगा उठा है। जी हाँ, दिल्ली को फूलों का शहर बनाने की कोशिश एलजी का ये कहना है। फूलों की खूबसूरती एनडीएमसी के चौराहों और सड़कों तक पहुंचाई जाएगी। बेशक आजकल दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए, पॉल्यूशन से दूर करने के लिए, लोगों को ज़्यादा अच्छा एहसास हो, इसके लिए पूरी दिल्ली में कई जगह फ्लावर शो का एहतमाम किया जा रहा है, और इसी के चलते कई मुख्तलिफ फूलों को की जो तादाद है उसमें बढ़ावा किया जा रहा है। कृषि का जो एक शोबा है उसे भी बढ़ाया जा रहा है, हार्टिकल्चर को भी इससे फ़रोग़ मिल रहा है। आपको यहाँ बताते चलें कि फ्लावर फेस्टिवल में रंगीन फूलों के गमलों को देखते हुए एलजी ने यह भी कहा कि दिल्ली को फूलों का शहर बनाना उनका मकसद है, लिहाजा पूरी दिल्ली में जगह जगह फ्लावर शो का एहतमाम किया जाएगा। हज़ारों की तादाद में दूर दराज से शायकीन फूलों की खुशबू सूंघने के लिए कल कनॉट प्लेस पहुंचे थे और जगह जगह उन्हें खूबसूरत फूल दिखाई दिए, रंग बिरंगे फूल थे, और यूं भी है कि कई जगह स्लोगन भी नज़र आए, फूलों से ही बनाए गए थे स्लोगन, ख़ास तौर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और साथ में जो महिलाओं की आत्मनिर्भरता की बात है उसे भी फूलों से सजाया गया था। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी, ये भी ख़वातीन से मुताल्लिक़ है। माँ का एहसास ख़ानदान को मुत्तहिद करता है, सीएम रेखा गुप्ता ने ये बात कही। नाज़रीन, वज़ीर आला ने मदर्स ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि ये देखकर सभी हैरान रह गए हैं कि 5 ख़वातीन कार चलाते हुए काफ़ी दूर तक जाएंगी। और इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की बातचीत नाकाम हो गई है। हौसी ने दी जंग की धमकी। अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर का असला और बेलडोज़र फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा, और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और ख़बरें देख लेते हैं। इसराइल ने गज़ा में जंगबंदी को रमज़ान के मुक़द्दस महीने और अप्रैल के वस्त में यहूदियों के 8 रोज़ा त्यौहार फसा तक बढ़ाने की अमरीकी तजवीज़ से इत्तेफ़ाक़ राय किया है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक इसराइल ने मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची स्टीव वुडकोफ को तजवीज़ को तस्लीम कर लिया है। नेतन्याहू के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि इसराइल ने
रमज़ानुल मुबारक के आखिर में ख़त्म होने वाली आर्जी जंग बंदी और अप्रैल के वस्त में मनाए जाने वाले 8 रोज़ा यहूदी फसह के लिए अमरीकी सदारती एलची स्टीव विटकॉफ के मंसूबे पर अमल दरामद कर लिया है। काबिल ज़िक्र है कि 19 जनवरी को तय किया गया जंग बंदी का पहला मरहला शनिचर को ख़त्म हो गया था। तुर्की में कालादम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK इंतहा पसंद ग्रुप ने फौरी जंगबंदी का ऐलान किया। जंगबंदी का फैसला PKK के जेल में कैद रहनुमा अब्दुल्ला ओकलान की अपील के बाद किया गया। काबिल ज़िक्र है कि इसे तुर्की के खिलाफ गुज़िश्ता 40 साल से जारी मुसल्लह बगावत के खात्मे का ऐलान माना जा रहा है। ओकलान ने जुमेरात को PKK को हथियार डालने और इंतहा पसंदी ख़त्म करने की अपील की थी। इसके बाद PK ने उनके हुक्म की तामील करते हुए फ़ौरन जंगबंदी का ऐलान किया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि अगर ग्रुप का ये अमल रुका रहता है तो और ये वादे पूरे नहीं किए जाते हैं तो तुर्की PKK इंतहा पसंद ग्रुप के खिलाफ फिर मुहिम शुरू करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तल्ख बातचीत के एक दिन बाद बरतानवी वजीर आज़म केयर स्टारमर ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का गर्मजोशी से लंदन में इस्तकबाल किया। इस दौरान बरतानिया और यूक्रेन के दरमियान यूक्रेन की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए 2 अरब 80 करोड़ डॉलर के कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस कर्ज से यूक्रेन की दिफाई सलाहियतों में इजाफा होगा। बातचीत में वजीर आज़म स्टारमर ने यूक्रेन के लिए बरतानिया की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का वादा किया। आज सदर ज़ेलेंस्की बादशाह चार्ल्स सोम और यूरोपीय इत्तेहादियों के एक ग्रुप से मुलाकात करेंगे। केयर स्टारमर ने यूरोपीय सरबराह इजलास के लिए यूरोपीय रहनुमाओं को आज लंदन में होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया है। इस इजलास में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और इटली समेत 13 ममालिक शामिल होंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कौंसिल के सदूर भी शिरकत करेंगे। और IMF यानी बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड से भारत के लिए एक अच्छी खबर है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भारत की दानिशमंदाना पॉलिसियों की तारीफ की है। IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मईशत बनाने के लिए की गई अहम इक़्तिसादी पॉलिसियों और इस्लाहात की भी तारीफ की। दर हकीकत IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारत की मजबूत इक़्तिसादी कारकर्दगी 2047 तक तरक्की याफ्ता मईशत का दर्जा हासिल करने के लिए ज़रूरी इस्लाहात को नाफिज करने में मददगार साबित होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के मालियाती शोबे की सेहत, मजबूत कॉरपोरेट बैलेंस शीट और अच्छी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जाहिर होता है कि मुल्क की तरक्की की शरह दरमियानी मुद्दत में मजबूत रहेगी। इसके अलावा अवामी बहबूद के मंसूबे भी जारी रहेंगे। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि जियो इकनॉमिक फिजिकमेंटेशन और सुस्त घरेलू मांग से पैदा होने वाली सर्द महरी के पेश नज़र इक़्तिसादी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मुनासिब पॉलिसियों पर अमल जारी रखना ज़रूरी है। इसके अलावा रिपोर्ट में भारत की जानिब से टैरिफ में हालिया कमी का भी खैर मकदम किया गया है, जिससे मुल्क की मुसाबकती सलाहियत में इजाफा होगा। पिछले महीने पेश किए गए बजट में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने ऑटोमोबाइल से लेकर शराब तक की दरामदात की वसी पैमाने पर टैरिफ में कमी की थी। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मैच आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। आज का मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। हारने वाली टीम का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। काबिल ज़िक्र है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश को और दूसरे में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, जबकि पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को और दूसरे में बांग्लादेश को शिकस्त दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। इससे कबल इस साल 2000 में न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को शिकस्त देकर खिताब जीता था। अब दोनों टीमें 25 साल के बाद दूसरी बार आमने सामने होंगी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान ये मैच दुबई में दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।